बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, तव्हां ॾिसी रहिया आहियो प्रोग्राम महरान क्लिनिक। आऊं या डॉक्टर फारूक टालपुर। प्रोग्राम जी शुरूआत बिटाई साईं जे अमर सिट सां त अघाई सघा थिया जे वेठा वटि वेठनि। व्यूअर्स, अॼु के प्रोग्राम में असांजी जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तव्हां सां तारुफ़ कराईंदुसि ऐं पोइ तव्हांखे ॿुधाईंदासीं त अॼु असां कहिड़े टॉपिक ते गुफ़्तगू करण वारा आहियूं ऐं कहिड़ो टॉपिक आहे जंहिंजी अवेयरनेस असां तव्हां ताईं पहुचाइणु चाहियूं पिया। अॼु असां सां गॾु जेका महिमान शख़्सियत आहे उन्हनि जो तारुफ़ आहे त उहो पाण असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसिस जामशोरो में, ऐं गॾोगॾु पाण कंसल्टेंट साइकेट्रिस्ट आहिनि सर CJ इंस्टीट्यूट ऑफ साइकेट्री एंड बिहेवियरल साइंसिस। साईं जिन जो नालो आहे डॉक्टर कल्ब हैदर। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम सलाम। कैसे मिजाज हैं आपके? ठीक ठाक हैं? आप खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह, बड़ी मेहरबानी आप आज हमारे प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए। अच्छा, अॼु के प्रोग्राम में जंहिं टॉपिक ते गुफ़्तगू करण वारा आहियूं उहो टॉपिक आहे त जहिड़े तरीक़े सां असांखे जिस्मानी बीमारियूं थियनि थियूं, अहिड़े तरीक़े सां ज़हनी बीमारियुनि जो वजूद पंहिंजी जाइ ते मौजूदु आहे। हाणे उहे ज़हनी बीमारियूं कहिड़े क़िस्म जूं आहिनि ऐं उन्हनि जो ताल्लुक़ या उन्हनि जे इलाज जो ताल्लुक़ कहिड़नि डॉक्टरनि सां आहे। इन ज़हनी बीमारियुनि जे करे जेके असां वटि टैबूज़ या मिथ्स आहिनि त इहे ज़हनी बीमारियूं बजाए बीमारियुनि जे कुझु अहिड़ो अमल आहिनि या कुझु अहिड़ो असरु आहिनि जिन जो ताल्लुक़ बीमारी सां कोन्हे बल्कि का अहिड़ी ताक़त या क़ुवत आहे उन ते डिपेंड करे थो। त इन हवाले सां बि असां गुफ़्तगू कंदासीं त ज़हनी बीमारियुनि जो ताल्लुक़ वाक़ई बीमारियुनि सां आहे या इन्हनि जे मथां को अहिड़ो ताक़तवर अमल आहे जंहिंजे करे इहे ज़हन ते असरअंदाज़ थी सघनि था। टैबूज़ या जेके मिथ्स आहिनि उहे इन हवाले सां कहिड़ियूं आहिनि ऐं उन्हनि खे अॼु ताईं कहिड़े तरीक़े सां असां खयों पिया अचूं ऐं सोसाइटी में इन टैबूज़ या इन्हनि मिथ्स जी कहिड़ी हैसियत ऐं अहमियत आहे, इन ते यकीनन असां गुफ़्तगू कंदासीं, छाकाणि त ज़हनी बीमारियुनि जो ताल्लुक़ बहरहाल बीमारियुनि सां ई आहे जहिड़े तरीक़े सां जिस्मानी बीमारियूं थी सघनि थियूं। हाणे उन्हनि बीमारियुनि में असां ॾिसूं था त डिप्रेशन आहे, एंग्ज़ाइटी आहे, साइकोसिस आहे, इलाही सारियूं बीमारियूं आहिनि जिन जो ताल्लुक़ ज़हन सां आहे ऐं ज़हन ते उन जा जेके असरात थियनि था उहे कहिड़ा था थियनि ऐं इन्हनि बीमारियुनि जा जेके अमल आहिनि या उन्हनि बीमारियुनि जे थियण खां पोइ इंसान जो जेको एटीट्यूड आहे या जेको बिहेवियर आहे उहो कहिड़े तरीक़े सां रेस्पॉन्ड करे थो। सो हलूं था डॉक्टर साहब वटि। डॉक्टर साहब, अब सबसे पहले तो मैं ये चाहूँगा कि जो ख़ास तौर पे ज़हनी बीमारियां हैं जिसमें से हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी को ज़्यादातर हाईलाइट करते हैं, तो इसके हवाले से बताइए कि ये डिप्रेशन और एंग्जाइटी या जिसको हम कहें कि मायूसी और परेशानी, जी, तो ये क्या है और इसके असबाब क्या हैं और ये वाकई क्या ज़हनी बीमारी है या कुछ और है? अच्छा देखें, ये डिप्रेशन और एंजाइटी, जिसे हम एंजाइटी को सिंधी में जैसे हम कहें गणती की बीमारी, खौफ उसमें होता है, घबराहट होती है, ऐसा लगता है ये अभी कुछ हो जाएगा, अभी कुछ हो जाएगा। जैसे एग्जाम से पहले आपके दिल की धड़कन बढ़ जाती है, मुंह खुश्क होने लगता है, लेकिन यही अलामतें अगर 24 घंटे रहें, 6 महीने तक रहें तो इसका मतलब है कि आपको एंजाइटी डिसऑर्डर है। इसी तरह उदासी, मायूसी, नेगेटिव चीज़ों को पिक करना, ठीक है, जैसे कि मैं एग्जाम नहीं दे रहा, क्यों नहीं दे रहा भाई, कि मैं फेल हो जाऊंगा, ठीक है, मैं जॉब पे नहीं जा रहा कि मुझसे काम नहीं होगा, या मैं घर के काम नहीं कर पा रहा, जल्दी थक जाता हूँ, मुझे अब इंटरेस्ट नहीं रहा जो काम मैं पहले करता था, या ऑफिस में आपका कोई कुलीग है, वो जिस तरह पहले तैयार होकर आता था अब नहीं आ रहा, पहले वो शाम तक बैठा काम करता रहता था, अब कोई काम कहो तो चिढ़ के जवाब देता है। तो ये वो सारी अलामतें हैं जो एंजाइटी और डिप्रेशन दोनों में होती हैं। और पाकिस्तान में इसकी शरह जो है वो खतरनाक हद तक है, 65% तक आपको हर 4 में से 1 आदमी को कोई ना कोई मसला है इसी हवाले से, साइकोसिस, एंजाइटी, डिप्रेशन। बिल्कुल सर, बिल्कुल, ठीक है। एक तो उसकी आप ये देखें जो महंगाई की अब लहर जिससे हम गुजर रहे हैं कोरोना के बाद से, और दूसरा हालात ये हैं कि जॉब्स नहीं मिल रही हैं और भी बहुत सारे मसले, लाइट का और ये बहुत सारे मसले, लेकिन इसमें वाकई जहन के अंदर बहुत सारी तब्दीलियाँ आ जाती हैं। जैसे जहन के अंदर कुछ ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं, न्यूरो केमिकल्स होते हैं, या आसान अल्फाज में बिल्कुल हम कह लें कुछ ऐसे प्रोटीन होते हैं जो बनने बंद हो जाते हैं, उनकी वजह से उनका सोच का अंदाज बदल जाता है। ठीक है, जैसे फ़र्ज़ करें किसी की जॉब चली गई तो वो बस बैठ जाएगा खामोश होकर, कहेगा बस अब मैं कुछ नहीं कर सकता, या वो सुसाइड कितना कॉमन है, आप देखें कोई भी होता है तो सुसाइड फ़ौरन से लोग अटेम्प्ट कर, लेकिन उनको ये जहन में बात नहीं आती कि हो सकता है ये अपॉर्चुनिटी हो, हम दूसरी जॉब तलाश करें। ठीक है, मतलब ये इस तरह के
तकलीफ हैं जिसमें आदमी खुदकुशी की तरफ चला जाता है, सुसाइडल टेंडेंसी बढ़ जाती है। बिल्कुल बिल्कुल। अभी देखिए ना जो स्टडीज हुई हैं वहाँ हमारे थर में, जेनेटिक स्टडीज हुई हैं, उसमें कितना थर में कॉमन है एग्जैक्टली। और यहाँ भी आप देखेंगे हर दूसरे दिन कोई ना कोई, इवन ये मियाँ बीवी के झगड़े में भी लोग जो है वो सुसाइड करके सिविल अस्पताल में आप देखें ना, फिनाइल पी के और नींद की गोलियां खा के और वो हाथ कट करके और ये करके इस तरह पहुंचे हुए। इसका मतलब है कि हमारे अंदर टॉलरेंस जो है वो कम हो रहा है, बर्दाश्त का मादा कम हो रहा है, हम फौरन से जवाब देना चाहते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, एक तो जिस तरह से आपने बताया कि सोसाइटी में जो हमांगी नहीं है और इंसाफ का एक अंसर है जो लोगों को नहीं मिल पा रहा, महंगाई है, और इसके अलावा क्या वजूहात हैं जिसकी बिना पर ये सारी चीजें हो सकती हैं? यानी घर में कोई ऐसी चीज जो हो सकती हो जिसकी वजह से डिप्रेशन? और एक तो ये कि हम एक दूसरे से दूर हो गए। हम जैसे हम और आप हैं, फर्ज करें एक ही घर में रहते हैं, लेकिन हम बात नहीं करेंगे, उस पे मोबाइल पे लगे हैं, रील्स देख रहे हैं, ठीक है। हम एक दूसरे के लिए सर टाइम ही नहीं निकालते। अब हम डॉक्टर हजरात की आप मिसाल ले लें, मैं बड़ा अपने डॉक्टरों में जहाँ जाता हूँ वहाँ ये मिसाल देता हूँ, संडे के दिन भी क्लिनिक्स करते हैं ऐसे, और कुछ नहीं तो दूसरे शहर चले जाएंगे। ठीक है, ठीक है, ये नहीं जाए ना, फैमिली के साथ रहे, एक दिन तो आपको मिलता है फैमिली के साथ। वैसे ही आप डॉक्टर्स की हमारी लाइफ ऐसी बिजी है कि सुबह से शाम तक कोई इमरजेंसी कभी कुछ, तो वो जो टाइम है ना एक दूसरे को देने के लिए वो मौजूद नहीं है। देखिए ये जो नमाज बाजमात है उसका भी मकसद ये है ना कि आप गली की मोहल्ले की मस्जिद में जाएंगे तो आपको पता चलेगा कि आपसे कमतर किस हालात में कोई किस तकलीफ से गुजरा है, तो आपको पता चलेगा, तो आप उसकी मदद करेंगे ना। तो सर घर में भी जब मैं टाइम रहूंगा गुजारूंगा तो मुझे पता चलेगा मेरे बच्चे, मेरे बहन भाई, मेरे वालिदैन, मेरी मिसेज और लोग किस तकलीफ से गुजर रहे हैं। तो जब मैं उनसे बैठ के बात करूंगा, डिस्कस करेंगे, तो 80% मसले तो इसी पे हल हो जाते हैं। चलें, अब चूंकि ये बहुत अच्छी बात आपने छेड़ दी है कि अगर घर में टाइम नहीं दिया जा रहा, मतलब खास तौर पे अगर सरबराह घर में टाइम नहीं दे रहा, तो उसके असरात घर में, यानी बच्चों पे, उसके घर पे, उसके अज़दवाजी जिंदगी पे, उसके क्या असरात हो सकते हैं, इस हवाले से भी मैं जानना चाहूँगा। हाँ बिल्कुल, देखिए बाप का बड़ा रोल होता है घर पे। आप देखिए माँ से बच्चे इतना कंट्रोल नहीं होते जितने बाप से होते हैं, ठीक है। तो उसको डायरेक्शन देनी है, लीडरशिप होती है ना उसके अंदर। अच्छा, माँ हमेशा से सॉफ्ट कॉर्नर होता है घर में कि आप बाहर कुछ करके आ जाओ, वालिद को नहीं पढ़ेंगे तो पापा डांटेंगे, वालदा को आप सारी चीजें बता देते हो और वो एब्जॉर्ब भी कर लेती है। वो कहेगी पापा को नहीं बताना, तो वो फिर नहीं बताती कि डांट पड़ेगी, ये होगा। आप सारी बातें उनसे अच्छी बुरी, अब कोई आप जैसे स्कूल गए, किसी बच्चे ने आपसे वेब 5वीं क्लास में, 6ठी क्लास में बच्चे आजकल वेप लेके आ रहे हैं, वो ई सिगरेट जो आ गया है इसमें निकोटीन मिला के और ये इस्तेमाल, वो आपसे कोई बच्चा शेयर करेगा तो बच्चा आके सबसे पहले माँ को बताएगा ना। अब अगर बाप घर में होता ही नहीं है, सारा दिन बाहर, संडे को भी बाहर निकल जाता है या दोस्तों में रहता है, तो वो कैसे उस तक बात पहुंचेगी? यानी कम्युनिकेशन इतना बड़ा गैप जो आ गया है, कितना बड़ा, जब तो बेहरा रवि का शिकार हो जाते हैं। ठीक है, सरबराह का होना बहुत जरूरी है, क्योंकि लगामें उसके हाथ में होती, तो वो बताएगा ये अच्छा है, बुरा है, क्या है, बेटा उसको मना कर दें, ये इस्तेमाल नहीं करें, हम आपके क्लास टीचर से बात करेंगे। देखिए पेरेंट टीचर मीटिंग में भी मैं अमूमन देखता हूँ, जाता हूँ, लोग मिस कर देते हैं इसको, हालांकि वहाँ जाना चाहिए ना। ये यहीं से तो बॉन्डिंग बनेगी आपकी, टीचर की, बच्चे की। हाँ, यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि स्कूल में जो बच्चा जो उसकी परफॉर्मेंस है, उसके हवाले से भी उसे पता चले, उसके एटीट्यूड, उसकी परफॉर्मेंस से उसका सारा पता लगता है। और देखें कि घर में वो छुप तो नहीं रहा बच्चा, देखें ये बहुत इंपॉर्टेंट है। जब वो ऐसी कोई चीज इस्तेमाल करेगा तो छुपेगा, फिर एक मखसूस टाइम पे बाहर जाना शुरू कर देगा, जैसे 5 बजे ही जाता है बाहर, 6 बजे जाता है, 7 बजे जाता है, नमाज के बहाने बाहर चला जाता है, देर से आता है, पहले नहीं आता था, नमाज पढ़ के फौरन वापस आ जाता, अब जो आधा घंटा लगा के आता है, या उसने कोई एक फिक्स टाइम कर लिया, या पैसे उठाना उसने शुरू कर दिए बगैर इजाजत के, तो ये वो सारे अंदिए हैं। यहाँ से आपको हिंट मिलता है कि बच्चा किसी गलत सोबत में पड़ गया है, या वो डीरेल होना, मतलब पटड़ी से उतरना शुरू हो गया। अब आप कंट्रोल करें, पीछा करें, पता करें, तो दोस्त ना बने बच्चे के, लेकिन दोस्त तो जैसे हो जरूर हो जाए। मतलब ऐसा ना हो आप ताली मार के मजाक कर रहे हैं और वो कर रहे हैं, नहीं ये नहीं, लेकिन दोस्त जैसे हो जाए, वो डरे नहीं आपको बात बताने से। अगर आपने शुरू से ही डंडा उठा लिया तो वो फिर डरने लगेगा, आपको नहीं बताए। झूठ आदमी वहां बोलता है या खौफ होता है, तो अगर खौफ आपने शुरू में दे दिया तो वो झूठ बोलेगा, चीजें छुपाएगा। दोस्त बने, लेकिन बिल्कुल दोस्तों की तरह ना हो जाए, उसके बाद उसको लगे कि आप दोस्त हैं। यदि उसकी बेहतर कम्युनिकेशन उसके लिए बहुत जरूरी है। कम्युनिकेट उसे इस तरह से किया जाए कि उसे महसूस हो कि मैं अपने बाप से जिस तरह से बात कर रहा हूँ, या जिस तरह से बाप को चीजें बता रहा हूँ, जो भी चीजें मेरे दिल के अंदर हैं वो मैं बता रहा हूँ, तो मुझे उसके लिए कोई वो खौफ और परेशानी नहीं है। बिल्कुल फ्रीली बताए, और उसकी इमोशनल नीड को आप एड्रेस करें ना। वो जब रोना चाह रहा है आप उसे गले लगाएं, जब वो गुस्सा करना चाह रहा है आप थोड़ा सा उसको गुस्सा भी निकालने दें, ठीक है, ताकि उसे पता चले गुस्सा कैसे निकालते हैं। सिर्फ चाय का कप फेंक देना गुस्सा नहीं होता, गिलास फेंक देना गुस्सा नहीं होता, गुस्से के डिफरेंट तरीके हैं ना। तो उसको भी आप हेल्दी तरीके बताएं कैसे गुस्सा आप निकाल सकते हैं। तो ये वो चीजें सर जो बॉन्डिंग से आएंगी।
और वो आप होंगे तो बर्निंग होगी। ठीक है, हम गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे, लेकिन मुझे एक छोटी सी ब्रेक के लिए कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आएंगे तो हम अपनी इस मौजू को आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढी साई खां पोइ जल्दी था मोटूं, असां सां गॾु रहिजो। वेलकम बैक व्यूअर्स। प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां सां गॾु आहिनि डॉक्टर कल्बे हैदर, असिस्टेंट प्रोफेसर, डिपार्टमेंट ऑफ साइकेट्री, लियाकत यूनिवर्सिटी ऑफ मेडिकल एंड हेल्थ साइंसेज। डॉक्टर साहब, ये मुझे बताइएगा कि ये जो रिएक्शन है वो एंग्जाइटी और डिप्रेशन का एकदम से आ जाता है, या इसके लिए कोई वक्त दरकार होता है, कोई सिचुएशन दरकार होती है? मिसाल के तौर पे मैं इस हवाले से ये पूछ रहा हूँ कि अभी हमने देखा कि यानी हमारे मुल्क में कोई एक साहब थे जिसका कोई रेडी थी या ठेला था, जो भी था, जिस पे वो चीज़ें बेच रहा था, गरीब आदमी ज़ाहिर है, तो उसकी रेडी या उसके ठेले को वो सरकार उठा के ले गई, और जैसे ही वो उठा के ले गई तो वो इतने बेबस और इतना रिएक्ट किया उसने कि अपनी ही चप्पलें उतार के वो अपने सर पे मारने लगा और चीखने लगा। तो क्या ये एकदम उसका रिएक्शन हो जाता है या उसके लिए वक्त दरकार होता है, और अगर ये होता है तो क्यों होता है? अच्छा, ये जो आपने मिसाल दी ना सर, इसमें प्रॉब्लम ये है कि ये उसके पास खोने के लिए अब उस रेडी के अलावा कुछ नहीं था। आप समझे, उसका घर उस रेडी पे ही था, पूरा ठीक सिलसिला था, तो वो बेबस हो गया था। उसने कहा फिर मैं क्या करूंगा ना, तो वो अपने आप को पेन देने लगा, मारने लगा, रोने लगा। उसके बाद हल नहीं था कोई, ना वो आपसे कुछ कह सकता है, ना उस बंदे से कुछ कह सकता है जो उसकी रेडी ले जा रहा है, उसके बस में नहीं है ना, वो कैसे उससे लड़ सकता है? तो बेबस आदमी था, सुसाइड भी कर सकता था। तो ये तो एकदम से, क्योंकि वो काफी अरसे से पॉवर्टी से, गुर्बत से निमट रहा है, और ये रेड़ा ही है जो उसको 2 वक्त या 1 वक्त की रोटी जो भी है उसको चला रहा है। अच्छा, दूसरी बात, अब हम आ जाए इसकी तरफ, इलनेस की तरफ। ठीक है, ये तो एक साइकोलॉजिकल रिएक्शन भी था उसका। ठीक है। अच्छा, इस इलनेस की तरफ आ जाए तो डिप्रेशन के लिए कम से कम 15 दिन की अलामत दरकार होती है। 15 दिन का टाइम होता है, कम से उदास रहे, मायूस रहे, ये रहे। ठीक है। एंजाइटी के लिए कम से कम 6 महीने। 6 महीने तक अलामतें रहेंगी तो फिर उसके इलाज की जरूरत पड़ती है। अच्छा, पाकिस्तान में ना 15-20 दिन के डिप्रेशन से तो मैं और आप भी गुजरते रहते हैं, ये कोई ऐसी बड़ी चीज नहीं। पाकिस्तान में जरा इसको कर लें, हमारे पास जो केस रिपोर्ट होता है ना, 6-6 महीने डिप्रेशन में गुजार के फिर आते हैं। ठीक है। तो अब डिप्रेशन में इंसान के सोचने और इसमें ना तरीके में तब्दीली आ जाती है। ठीक है, वो काफ़ी अरसे से लॉसेस और इससे गुजर रहा होता है, दोस्तों से मशवरा करता है क्या करना है क्या नहीं करना है, लेकिन वो इनका मुकाबला नहीं कर पाता। फिर अचानक से एक बर्न आउट होता है ना, एक सिचुएशन ऐसी आ जाती है कि वो कहीं से कूद जाएगा, अपने आप को शूट कर लेगा, कोई जहर खा लेगा, या कोई ऐसा अटैम्प्ट कर लेगा जो बहुत नुकसानदेह होगा। तो ये सारी चीज़ें आती हैं। अच्छा, अब यहाँ सवाल ये भी पैदा होता है कि अगर इस तरह की सिचुएशन किसी के साथ हो जाए तो उसमें क्या रेस्पॉन्स क्या होना चाहिए, यानी सोसाइटी के लोगों को या उसके साथ रहने वाले लोगों का रेस्पॉन्स? जैसे अब उसकी रेड़े वाले की मिसाल लेते हैं ना, अगर वो ये कर रहा था तो वहाँ जो लोग मौजूद थे वो उसको पानी पिला देते, उसको गले लगा लेते, उससे थोड़ी हमदर्दी कर लेते। वो जो इमोशन उसके आ रहे थे ना, जैसे आपने देखा होगा पहले के जो घर होते थे, अब तो नए घर ये फ्लैट हो गए, 9 फीट पे छत होती है, पहले घरों में वेंटिलेटर होते थे। बिल्कुल देखें आपने वेंटिलेटर, वो इसलिए होते थे वेंटिलेशन के लिए। तो इसको हम अपनी जबान में कहते हैं वेंटिलेशन ऑफ इमोशन। इन इमोशंस को, ये इमोशन उसके अंदर रुके हुए थे बहुत अरसे से, वो कोई उसको पहले भी कोई कर गया होगा, कोई हो सकता है कोई ऐसा बदमाश आया, वो तकलीफ से पहले भी गुजर रहा होगा, लेकिन इमोशन का वेंट आउट नहीं मिल रहा उसका। तो ये वेंट आउट बहुत जरूरी है, बच्चों के साथ, दोस्तों के साथ, और कोई ऐसा मरीज हो उसके साथ। जैसे हमारे पास अगर कोई क्लिनिक पे आता है तो अगर वो ऐसे सिचुएशन में होता है तो हम उसे कहते हैं ठीक है आप रो लेंगे, टिश्यू पेपर लें, रो लें, पानी पिला दो उनको। तो 15-20 मिनट हम उसे रोने देते हैं ताकि वो वेंट आउट हो जाए। फिर हम ओरिजिनल बात पे आएंगे, क्योंकि जब आप इमोशनली चार्ज होते हैं ना, उस वक्त आप सोचने समझने की सलाहियत काम नहीं करती। ये जो आगे वाला दिमाग है ना, प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स जो है आपके दिमाग का, ये करता है 15-20 मिनट बाद काम। जब आप लॉस कर चुके हैं फिर आप कहते हैं अरे मैंने गुस्सा क्यों किया, ये नहीं करना चाहिए था। तो वाइज डिसीजन उस सिचुएशन में, तो उस वक्त हमदर्दी हमें करनी चाहिए। अच्छा, अब जिस तरह से मैंने इंट्रोडक्शन में ये कहा था कि हम जिस तरह से जिस्मानी तौर पे बीमार होते हैं, टेम्परेचर हो जाता है या कोई इन्फेक्शन हो जाता है, तो ये जो कंडीशंस हैं ये जहनी बीमारियों की अलामत को जाहिर करती हैं, यानी जहनी तौर पे हम कहीं बीमार हो गए हैं। तो इस हवाले से ये
कंफर्म बताइए कि वाकई ये जहनी बीमारियां हैं या इस पे कोई और ताकत इन्वॉल्व है, जिस तरह से हमारे पास ये टैबूज और मिथ्स हैं कि जी नहीं पता नहीं क्या हो गया जी, अब पीर के पास जाना है जी, फलां दरवेश के पास जाना है, फलां दुआ करवानी है। तो इस हवाले से ये मुझे बताइएगा कि ये जो अभी तक ये मिथ्स हैं या टैबूज हैं, उसकी वजह क्या है? हाँ, मैं बताता हूँ। अच्छा, उसकी भी वजह बताता हूँ। दूसरी जो आपने सर दर्द और ये सारी चीज़ें की ना, ये भी बताता हूँ। देखिए, अगर कोई आदमी बहुत अरसे से 6-7 महीने, साल, 2 साल से डिप्रेशन या एंजाइटी से गुजर रहा है और वो इसका इलाज नहीं करा पाता अद्वियात के जरिए या किसी दोस्त से, किसी मेंटोर से, देखिए एक मेंटोर भी होता है। एग्जैक्टली ठीक है। अब वो कॉन्सेप्ट हमारा ही था पहले, पीरी मुरीदी का, बड़े का, छोटे का। अब वो अंग्रेजों ने उसको रिसर्च करके, चूंकि वो तो रिसर्च प्रूव करते हैं ना सारी, उन्होंने उसको एक नाम दिया है मेंटोरशिप का। उसमें भी यही है, जैसे मैं आपके पास आप बैठूंगा, आप मुझे मशवरा देंगे, ये करो, मेरी दिलजोई करेंगे। तो मेंटोरशिप में, पीरी मुरीदी में भी यही था कि आप जाके बैठते, ये वाली नहीं जो अब हो रही है। समझ गया, मैं समझ वो डिफरेंट। तो जब आदमी 2-3 साल से इससे गुजर रहा होता है तो उसके जिस्म के 7 हिस्से डैमेज होने शुरू हो जाते हैं। जब आपके इमोशन आपकी आंखों से आंसू की सूरत में नहीं टपकते तो आपके जिस्म के हिस्से रोना शुरू कर देते हैं। उसमें एक तो शुगर है, दूसरा ब्लड प्रेशर है, तीसरा ये हार्ट अटैक है, स्ट्रोक है, जॉइंट पेन है, स्किन की बीमारियां हैं और नज़र का ख़राब होना है और जीआईटी के सिम्टम है सारे। आप देखें, जब आप पे कोई परेशानी होगी सबसे पहले पेट डिस्टर्ब होगा। ठीक है। तो आप देखते हैं कि जो लोग ज़्यादा परेशान रहते हैं उनका शुगर, मेटाबॉलिज्म, ये सारा, ब्लड प्रेशर, ये चीज़ें ख़राब होनी शुरू हो जाती। अब क्या होता है कि किसी में एकदम शिद्दत आ जाती है, शिद्दत से सर में दर्द हुआ, बेहोश हो गया। अब इसका मतलब है कि उसके घर में उसको सुनने वाला कोई नहीं। ठीक है। अब लोग ये समझते हैं, चूंकि वो बेहोश हो गया और वो उल्टी सीधी हरकतें करना शुरू कर देता है, हाथ पांव मारना शुरू कर देता है, चीखना चिल्लाना शुरू, लोग समझते हैं ये आसेब है, कोई साया आ गया है, कुछ हो गया। हालांकि वो मेंटली एक ट्रॉमा से गुजर रहा है और उसको सुनने वाला है कोई नहीं, तो वो किस तरह बताए? ठीक है। अब वो उसको ले जाते हैं कि तुम पे तो जिन का असर है और ये है। अच्छा, आपने देखा होगा एक दफा हैदराबाद में वो चीनी वाले बाबा निकले थे। बिल्कुल थे। ठीक है। उन्होंने क्या किया था? उन्होंने भी तो यही ड्रामा था ना सारा, वो बाद में वो सारे चीनी खा के अस्पतालों में पड़े थे, डायबिटिक कीटोसिडोसिस में पहुंचे। बिल्कुल ठीक। तो ये भी इसी तरह करते हैं। सिर्फ इन पे जो हमारा बिलीफ सिस्टम होता है ना, कुछ तो उस पर ठीक हो जाते हैं, वो इस तरह ठीक हो जाते हैं कि उन्हें थोड़ा सा टाइम मिल जाता है, इमोशनल वेंट आउट हो जाते हैं। लेकिन कुछ जो जेन्युइनली पेशेंट होते हैं जिनको डिप्रेशन और एंजाइटी, वो ठीक नहीं होते बल्कि और बीमार हो जाते हैं। उनको फिर ये मारपीट शुरू कर देते हैं, जो हमने देखा है वो करके, और वो छड़ी उठा के या कोई चीज उठा के बहुत डैमेज करते हैं, बड़ा बल्कि कभी-कभी तो ये भी देखा है कि उसे बर्न कर देते हैं, बर्न कर देते हैं, जले हुए लोग हम जला देते हैं, उसे जला देते हैं ताकि वो जी आत्मा, वो रूह निकाल रहे थे और ये बैड स्पिरिट था और ये था। तो मैं ये जरूर जानना चाहूंगा मैं अपने व्यूअर्स के लिए कि काइंडली इसको हम कैसे खत्म कर सकते हैं? सर देखें, अगर आपको लगता है कि ऐसा कोई सिलसिला है तो आपका और खुदा का जो एक रिश्ता इस दुनिया में कायम है ना, वो है दुआ का। सुभान अल्लाह। ऐसे ही वो हमारे इमाम मासूमीन ने भी यही फरमाया है, खुद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी ये फरमाया, हादीस कुरान में भी। तो आप उस दुआ पे नमाज पढ़ें, दुआ करें जो आपकी इबादत है। अगर आप ईसाई हैं तो अपने हिसाब से करें, आप हिंदू हैं तो अपने जिस मजहब से हैं आप वो अपनी इबादत करें, परफेक्ट इबादत करें। आपको किसी और के पास जाने की जरूरत ही नहीं है कि वो आपके लिए कौन होता है दुआ का? आप खुद, आपका तो आपसे सबसे ज्यादा खुदा तो आपके करीब है, शहरक से ज्यादा। आप खुद उससे रो के मांगे, वो आपको देगा। बिल्कुल ठीक है। तो उनके पास ना जाएं, मेरा मशवरा यही है। और ये जो खराफात है ना, तावीज़ जलाना, घोल के पिलाना और ये पढ़ के फूकना, ये सारी इन चीज़ों में ना पड़े, इनसे आपका ईमान भी ख़राब होता है। देखिए हमारे मज़हब में कहीं नहीं है ऐसी चीज़, कोई नहीं। और ये तो सब पे वाजिब है, नमाज पढ़ें, दुआ करें, खुदा आपकी मदद करेगा। सुभान अल्लाह। ठीक है सर, बहुत ज़बरदस्त बात की है कि जब आप खुदा के हुजूर पेश हो जाते हैं, बिल्कुल, तो फिर तो मदद वहाँ से आ जाती है, और जब वहाँ से मदद आ जाती है तो फिर किसी मदद की जरूरत भी नहीं पड़ती। अच्छा, मुझे ये बताइए कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन इसमें है या इसमें मर्द हजरात ज़्यादा इन्वॉल्व होते हैं डिप्रेशन एंग्जाइटी में, या ख़वातीन भी उसी तादाद? बल्कि सर ख़वातीन में ज़्यादा। माय गुडनेस, ख़वातीन में ज़्यादा। एक्चुअली क्या है कि उनकी आवाज़ हम तक नहीं पहुँच पाती, वो बंद है ना, उनको सुनने वाला ही कोई नहीं। ठीक है। इवन ये जो पीरियड्स आते हैं फीमेल्स को, इससे पहले भी कुछ को ये अलामतें। ये अच्छा, ये कॉन्सेप्ट, ये ऐसा तो ये कॉन्सेप्ट तो नहीं है कि चूंकि हमारी खवातीन चूंकि एलेबोरेट नहीं करना चाहती, एक्सप्रेस नहीं करना चाहती? ऐसा भी है, ऐसा भी। दूसरा हमने दबाया हुआ भी है ना, मतलब हमारी डोमिनेंसी भी है ना, नहीं कहीं नहीं निकलना है और किसी को नहीं कहना है और ये नहीं, तो वो कहाँ इमोशंस उनके कहाँ जाए? जैसे
बच्चे की पैदाइश के बाद की कुछ जहनी पेचीदगियां ऐसी होती हैं, कुछ बार दफा ऐसा साइकोसिस आ जाता है वो बच्चे को उठा के फेंक देते हैं, बच्चे को फीड नहीं कराते, उसकी केयर नहीं करते, तो ये डिप्रेशन की अलामत आती हैं। मैं तो फ्रीक्वेंटली केसेस देख रहा हूँ, और अब हमारी गायनाकोलॉजिस्ट जो है वो रेफर अप करना शुरू हो गई हैं पेशेंट्स को। ऐसा कोई केस आता है या प्रेगनेंसी के दौरान किसी को डिप्रेशन होता है, साइकोसिस होता है, तो वो कंसल्ट भेजती हैं डॉक्टर के पास। जब पहले ऐसा होता था ना कि दिमागी अमराज की दवाइयां जो है प्रेगनेंसी में नहीं इस्तेमाल करें बच्चे को, अब हमने उन्हें भी एजुकेट कर दिया प्रोग्राम आप लोगों के साथ मिलके और दूसरे लोगों के साथ मिलके ना, तो अब वो भेज देते हैं डॉक्टर साहब के पास। तो हम भी उन्हें समझा देते हैं कि अब ऐसी अद्वियात आ गई हैं जिनका प्रेगनेंसी में इस्तेमाल होना या फीडिंग के दौरान इस्तेमाल होना कोई नुकसानदेह नहीं है, आप बिल्कुल सेफ रहेंगे, आपका बच्चा भी सेफ रहेगा, आप भी, और बीमारी से भी आप बाहर निकल आएंगे। ये तो बहुत अच्छी बात है कि इस तरह की अगर मोटिवेशन उनको मिल जाती है तो फिर वो जाहिर है कि सोसाइटी में एक बहुत भरपूर अंदाज से रोल प्ले कर सकती हैं। हम फिर ब्रेक की तरफ जाएंगे और ब्रेक से वापस आएंगे तो अपनी गुफ्तगू को मजीद आगे बढ़ाएंगे। व्यूअर्स, प्रोग्राम में वरीन अली साई कपूर जल्दी हाजिर थियूं था असल सगत राजू। वेलकम बैक व्यूअर्स, प्रोग्राम में नंढड़ी साई खां पोइ हिकु दफ़ो ॿीहर हाज़िर आहियूं ऐं असां अॼु गुफ़्तगू कयूं पिया ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां। त मायूसी या परेशानी या चरियाप या इन क़िस्म जे हवाले सां जेके ज़हनी बीमारियूं आहिनि उन्हनि जो ताल्लुक़ ज़हन सां आहे या इन हवाले सां त इन जे मथां का अहिड़ी कुवत या अहिड़ी ताक़त आहे जंहिंजो हिन जे मथां को एतिरो एम्पावर्ड आहिनि जेको ज़हनी हवाले सां हिन खे ख़राबु कनि थियूं। असां सां गॾु आहिनि असिस्टेंट प्रोफेसर डॉक्टर कल्बे हैदर साहब। डॉक्टर साहब, काइंडली आप ये भी बताइएगा कि जब हम डिप्रेशन और एंग्जाइटी की बात करते हैं तो क्या जहन में क्या चीज़ें होती हैं कि जो डिस्टर्ब होना शुरू होती हैं और आदमी डिप्रेशन और एंग्जाइटी की तरफ चला जाता है? सबसे पहले आपकी सोच डिस्टर्ब होती है, आपके सोचने का अंदाज बदलता है और आपका रवैया बदलता है। जैसे जो लोग डिप्रेशन में होते हैं ना, वो पेसिमिस्टिक थॉट्स होती हैं उनकी, वो नेगेटिव चीज़ों को ज़्यादा पिक करते हैं। मतलब जैसे कि उनके साथ पॉजिटिव भी हो रहा होता है लेकिन वो उसे पिक नहीं करते, मतलब नेगेटिव चीजों को ज़्यादा पिक करते हैं। जो चीज उनके फायदे के लिए हो रही है, जो उनके लिए पॉजिटिव हो रही होती है, वो उस हवाले से भी उसको नेगेटिव लेते हैं। इसके लिए एक एरन बेक साहब थे, साइकोलॉजिस्ट थे बहुत बड़े, अभी भी उनका ऑनलाइन बहुत सारे सेशंस चलते हैं। किसी को हेल्प चाहिए तो एरन बेक आप सिर्फ लिख के गूगल पे आ जाएगा, उनके बहुत सारे लेक्चर्स भी मौजूद हैं, आप लोग सुन सकते हैं। अच्छा, वो ये कहते हैं कि 3 काम करता है डिप्रेशन के मरीज में और एंजाइटी वाले में। 3 मसले हो जाते हैं। एक, नेगेटिव सेल्फ होती है, अब मेरे अंदर कोई अच्छाई नहीं बची या मैं कुछ अच्छा नहीं कर सकता। नेगेटिव एनवायरनमेंट होता है, ये सारा एनवायरनमेंट नेगेटिव हो गया, सब मेरे खिलाफ है, मुझे नुकसान पहुंचे। नेगेटिव फ्यूचर है, आगे भी कुछ अच्छा नहीं होगा। जब ये तीनों चीजें नेगेटिव हो जाती हैं तो वो हेल्पलेस और होपलेस हो जाता है और फिर वो सुसाइड अटेम्प्ट, मतलब डेथ, फिर वो वेलकम गेस्ट होती है, टेंडेंसी की तरफ, सुसाइडल टेंडेंसी की तरफ जाना शुरू कर। तो ये चेंजेस जो आती है ना उसके रवैये में और उसके उसमें, मतलब एक आदमी है, वो आप कह रहे हैं भी चलो इंटरव्यू के लिए चलो, हो सकता है तुम्हें जॉब मिले, नहीं मैं पहले दे चुका हूँ, फेल हो जाता हूँ, तो वो उस अपॉर्चुनिटी से फायदा ही नहीं उठाता। नेगेटिव एनवायरनमेंट, नेगेटिव फ्यूचर, नेगेटिव सेल्फ, वो अपॉर्चुनिटी से फायदा ही नहीं उठाता, तो अपॉर्चुनिटी निकल जाती है फिर, ठीक है, और कोई आ जाएगा, वो इंटरव्यू देगा, वो चला जाएगा। तो ये उसके अंदर जो तब्दीली आती है ना, ये स्टक कर लेती है उसे डिप्रेशन में। जैसे हमें फंसाया गया है कि जी लाइट तो अब आएगी नहीं, लोड शेडिंग ही रहेगी, ठीक है, अब हम कोशिश भी नहीं करते ना, तो बैटरी लगा लो, सोलर लगा लो, विंड के बना लो, ठीक है। तो ये हमारे साथ भी तो यही कहानी की है। ठीक है, ठीक है। अच्छा, अब जब इस तरह की सिचुएशन में बंदा चला जाता है तो फिर उसके लिए मोटिवेशन कितना रोल प्ले करती है? हाँ, यही तो है ना सर, देखें इस्लाम में यही तो है ना कि आप एक दूसरे से मिलें, मुसाफा करें, हाथ मिलाएं। आप देखें, हाथ मिलाना एक एनर्जी है, आप किसी से हाथ मिलाएं आपको बड़ा सुकून मिलेगा, ठीक है, गले लगें, बैठें, चाय पिएं साथ। हमारे यहाँ क्या है सिंध में, कोई किसी के पास चला जाता है फौरन वो रिली बिछाते हैं, इसके लिए पानी लेके आओ, चाय लेके आओ। देखिए, आधा दुख आपका उधर ही खत्म हो जाता है, आपको कोई रिस्पेक्ट दे, आप किसी के घर जाए, ठीक है, तो इमोशनल सपोर्ट मुआशरे से हमारे अब खत्म होती जा रही है। उसमें फिर आपके सारी बॉडी एक रेस्पॉन्स देती है, आपका जहन एक रेस्पॉन्स देता है कि जिस तरह से आपको, और जिस तरह से लोग आदर बाग कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपको वेलकम कर रहे होते हैं, जिस तरह से आपको रिस्पेक्ट पे कर रहे होते हैं, तो सारी चीजें जो है ना वो निकल के सामने आ जाती हैं, आप खुशी महसूस करते हैं। अच्छा, पहले हम कराची के लिए कहते थे कि जी बरार वाले को नहीं पता कि कौन रह रहा है, वो एड्रेस ही पूछते रहो। अब तो यहाँ हमारे पास ये हाल हो गया, लोगों को पता ही नहीं एक दूसरे का कौन कहाँ जा रहा है। नहीं तो हमारे यहाँ तो सब एक दूसरे को जानते थे, भी फलाना वहां रहता है, तो ये जो बॉन्डिंग है ना, ये इस्लाम में भी है,
हर जगह है। और हमारे यहाँ भी इसमें जो हमारा जो तरीका इलाज होता है डिप्रेशन का, एक तो अद्वियात के जरिए, दूसरा जो बिहेवियर थेरेपी के जरिए ना, उसमें इस बॉन्डिंग को इम्प्रूव किया जाता है कि आप बैठ के डिस्कस करें। ये जो 2021 और 22 गुजरा है ना, इसमें जो थीम थी डिप्रेशन की WHO की, वो यही थी कि लेट्स टॉक। अच्छा, गुड, आओ बात करें। ठीक है। बात करने से सर बहुत सारे मसले हल हो जाएंगे। हो सकता है मेरी कोई ऐसी चीज हो जो आपको अच्छी ना लगती है, आप आइडेंटिफाई करें और मैं आपकी आइडेंटिफाई, तो हम दोनों मिलकर उसको ठीक कर सकते हैं, ना कि हम दोनों इस बात पे लड़ पड़े और तीसरा आके हमारा फैसला कराए। एग्जैक्टली, बहुत अच्छी बात सर, बहुत अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है कि अगर हम आपस में बात करेंगे तो हमें एक दूसरे का पता लग जाएगा कि हम हमारे दिल में क्या है और हम क्या चाह रहे हैं और क्या चीज़ है जो हमें बुरी लग रही है, क्या चीज़ है जो अच्छी होनी चाहिए। तो ये तो बहुत अच्छी बातें हैं कि इस तरह से ये चीज़ें होनी चाहिए। अब मुझे ये भी बताइएगा कि इस हवाले से अगर लोग किसी डॉक्टर्स के पास, ख़ासतौर पे इसलिए कि उसको इस हवाले से साइकेट्रिस्ट के पास जाना होता है, तो ये मुझे बताइएगा कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने के लिए वो ज़हनी तौर पे ये तैयार होते हैं कि मैं साइकेट्रिस्ट के पास जा रहा हूँ, तो ऐसा तो नहीं कि मुझे लोग या सोसाइटी में या मुझे, तो इस हवाले से बताइए कि ये टैबू या ये जो मिथ है ये कहाँ तक दुरुस्त भी है और नहीं होनी चाहिए। नहीं, एक तो ये कि जैसे आप लोगों ने डॉक्टर साहब ये प्रोग्राम शुरू किए ना टीवी चैनल्स ने, इनसे अवेयरनेस गई है तो अब लोग आने शुरू हो गए, लेकिन अभी भी लोग घबराते हैं। जैसे अगर कोई उनका आने जानने वाला कोई आसपास में है ना, तो वो हमारे पास बाहर बैठने से घबराते हैं, फिर ये फलाना देख लेगा डॉक्टर कलवेदर के पास है। तो ये इश्यूज तो अपनी जगह हैं, लेकिन इसे ओवरकम करना चाहिए। मैं ये कहता हूं कि अगर मुझे भी कभी डिप्रेशन हुआ या कोई एंजाइटी हुई तो मैं अपने 2 साइकेट्रिस्ट के पास ही जाऊंगा ना, तो हमें भी हो सकता है, हम भी इसी मुल्क में, इसी मुआशरे में, इसी रोजमर्रा की जिंदगी में आपके साथ ही हैं। तो किसी भी, जैसे हमें कोई कार्डिक इशू होता है, बुखार आता है तो हम उस डॉक्टर के पास जाते हैं, इसी तरह नफ्सियात का डॉक्टर है। और अब ये जो 1 में से 4 है ना, ये तो मैं आपको बिल्कुल परफेक्ट डेटा WHO की साइट पे आप जाके चेक कर सकते हैं, 1 में से 4 को दुनिया में है, ठीक है। तो आप, और ये तो इसका मतलब है कि हम सबको कभी ना कभी जिंदगी में इस हालात से गुजरना है और हमें मदद की जरूरत है, साइकेट्रिस्ट की। तो अब इसका ये मतलब भी नहीं है कि साइकेट्रिस्ट के पास जाने का कि आप सारी जिंदगी दवाएं इस्तेमाल करते रहेंगे या आप बिल्कुल ही पागल हो गए। असल में क्या हुआ है कि हमने साइकेट्रिस्ट को ना पागल होने से जोड़ दिया। मैं यही कह रहा हूँ कि ये भी एक बड़ी ये जो लिंक है ना, एग्जैक्टली, चूंकि सोसाइटी में ये बड़ा ये कॉन्सेप्ट है कि जी हम उधर जाएंगे तो लोग हमें कहेंगे कि पागल हो गया, तो पागल तो एक तो ये यहाँ भी मैं यहाँ भी बड़ा परेशान होता हूँ कि साइकेट्रिस्ट को पागलों का डॉक्टर, ये कौन सा कॉन्सेप्ट है? असल में क्या है कि हमारे पास अल्फाज नहीं थे। अब सिंधी बड़ी इन डेप्थ जबान है, ऊंट के लिए भी 5 लफ्ज हैं सिंधी में, लेकिन क्या किसी ने कोशिश नहीं की ढूंढने की अल्फाज, नहीं तो निकल आते। ये इतनी गहरी जबान बहुत पुरानी है ना सर, नहीं कितने 100 सालों से चली आ रही है, तो इसमें अल्फाज होंगे ऐसा कोई शक नहीं है, लेकिन किसी ने कोशिश नहीं की। कोई ढूंढते, हम शाह साहब की शायरी में कहीं ना कहीं हमें अल्फाज को ऐसा मिल जाता, लेकिन हमने उसे, चूंकि आसान चरिया एक आसान सा लफ्ज था, उर्दू सिंधी दोनों का था, तो उन्होंने इसको इसके साथ जोड़ दिया। हालांकि ज़हनी दबाव के लिए आप सर, मैंने तो माफ कीजिएगा, मैंने तो ये देखा है कि साइकेट्रिस्ट अपने बोर्ड पे लिखवा भी देते हैं कि चर्या पर फलां के, क्या करें बेचारे लोग आते ही नहीं उनके पास, तो कुछ तो लिखवाएंगे। तो फिर उन्होंने कहा यही आ जाए चलो। तो प्रॉब्लम यह है कि ज़हनी दबाव के लिए या सोचों में इंतशार के लिए, फर्ज करें हम और आप जिस उम्र से गुजर रहे हैं, हमारे बच्चे कोई वेब इस्तेमाल करे, कोई गाड़ी कहीं चलानी शुरू कर दे या कुछ हो जाए, तो वो, और हम फैसला ना कर पाए हमें बच्चे के साथ क्या करना है, तो किस डॉक्टर के पास जाएंगे? अभी हम बीमार थोड़ी हैं, फैसला नहीं कर पा रहे, तो किसके पास जाएंगे? लाजिमी बात है साइकेट्रिस्ट के पास जाएंगे। तो हम कोई पागल थोड़ी हैं, हम तो फैसला नहीं कर पा रहे, ज़हनी दबाव का शिकार है ना, ज़हनी तनाव का शिकार है, एक उलझन है हमें, जिसके लिए हम सॉल्यूशन के लिए उसके पास जाएंगे, 15-20 मिनट उससे जाके बैठ के डिस्कस करेंगे, तो वो अपनी एक्सपर्टीज हमसे शेयर करेगा, हमें कुछ तज्जिए बताएगा, जिससे हम कुछ नतीजा आखज करेंगे खुद। वो नहीं निकालेगा, वो सिर्फ हमें फैसिलिटेट करेगा कि हम किसी मंजिल तक, किसी नतीजे तक पहुंच जाए, वो हम आके अप्लाई करेंगे अपने बच्चों के साथ। सिर्फ इस काम के लिए जा रहे हैं, लेकिन हम समझते हैं कि ये सिर्फ पागलों के। एग्जैक्टली, ये कॉन्सेप्ट जो है ना, वो ये बहुत बड़ा मतलब सोसाइटी में डिस्टर्ब करने वाला है, खासतौर पे उन खवातीन या उन लड़कियों या उन बच्चियों के लिए कि जिनकी शादियां अभी नहीं हो रही होती हैं और इस तरह के प्रॉब्लम्स में वो शिकार हो जाएं, और फिर उनसे ये कहा जाए कि जी चलें कि साइकेट्रिस्ट के पास, तो वो खुद भी ये परेशानी में होती हैं कि पता नहीं मैं जब जाऊंगी तो मुझे कोई देख लेगा, या फिर वो इस तरह के वो बताती भी नहीं है ना, बिल्कुल, कि ये चीज़ें अगर मैं बताऊंगी तो मुझे लेके जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास, तो फिर ये मेरे साथ ये प्रॉब्लम हो जाएगा। तो इस हवाले से भी हमें थोड़ा सा केयरफुल होना चाहिए। बिल्कुल होना चाहिए कि बिल्कुल। अच्छा, कुछ तो ऐसे हैं, ये जो चरियन वाली बात है, तो बाकायदा जो होते हैं
वो तो मान लेते हैं, आ जाते हैं। हाँ ठीक। तो एक फैमिली मेरे पास अपनी बेटी को लेके आई, वो फार फ्लंग एरिया से थे, कोई कह कि जी घर से ये पैदल हैदराबाद पहुंच गई। माय गॉड। ठीक है, लेकिन आप ये देखें कि ये पागलपन है ना, लेकिन इसकी अद्वियात भी अब इतनी अच्छी आई कि अब वो रिसेंटली उसने चाइल्ड बर्थ हुई है, उसके यहाँ बच्चा हुआ है, उसकी शादी बहुत अच्छी चल रही है, सिर्फ 2-3 गोलियों से। माशाल्लाह। देखिए उसका प्रॉब्लम रिजॉल्व हो गया ना, माशाल्लाह। तो वो तो साइकोसिस में जाके ठीक हो सकती है, तो हम ज़हनी उलझन के लिए क्यों नहीं जाके डिस्कस कर बिल्कुल लेते? सही है। कोई एक अच्छा, आध मुझे फिर ये भी बताइएगा कि क्या इस तरह की कंडीशंस में, इस तरह के प्रॉब्लम्स में कोई लंबे इलाज की ज़रूरत होती है? बहुत ज़्यादा लंबे इलाज की अमूमन ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर आप टाइम पे पहुंच जाएं और आपको कोई मेजर नुकसान, हेल्थ ब्रेक ना आया हो, तो एक आध गोली में, बाज़ दफ़ा तो सिर्फ आप 15 मिनट जाके हफ्ते में एक दफ़ा, 15 दिन में एक दफ़ा डॉक्टर से डिस्कस कर लें, 15 मिनट आधा घंटा बैठ के, तो भी बहुत सारे मसले आपके रिजॉल्व हो जाते हैं, क्योंकि वो आपको बता देता है कि आपकी सोच किस डायरेक्शन में जा रही है। अगर आप इसका जाविया चेंज कर लें तो आपको जो पॉजिटिव रिगार्ड्स अपने आप को आपको मिलने लगेंगे ना, उससे भी आप इंप्रूव हो जाएंगे। यानी कोशिश ये करनी चाहिए कि टाइमली पहुंच जाए। जब आपके साथ ये प्रॉब्लम, आप जब महसूस करें कि ये प्रॉब्लम आपके साथ होने जा रही है, तो आप जल्दी अपने डॉक्टर्स के साथ कंसल्ट कर लें और फिर जितना जल्दी हो सके उसे ये सारी चीज़ें बताएं, और फिर वो जो उसकी ट्रीटमेंट है उस पे वो अमल करें। डेफिनेटली वो दवाएं खाना भी ज़रूरी है, जो प्रिस्क्राइब की जाती हैं। अब देखें दुनिया में तो रेजिस्टेंट भी बढ़ गया है, एक दवा से काम नहीं चलता, 2-3 दवाएं देनी पड़ती हैं, लेकिन हमारे यहाँ ऐसा नहीं है, अमूमन लोग एक आधी गोली में ठीक हो जाते हैं। मतलब अगर जल्दी में आ जाएं तो, हाँ, तो सर मैं ज़रूर ये चाहूँगा कि 30 सेकंड का आप कोई मैसेज इस हवाले से हमारे व्यूअर्स। हाँ बिल्कुल, मैं आप लोगों से ये कहना चाहूँगा कि देखें, कतई ना घबराएं। अगर आपको कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, सोचों में तब्दीली महसूस कर रहे हैं, आपके रवैये में कोई तब्दीली आ गई है, आपके घर वालों से आप चढ़ के बात करने लगे हैं, जॉब पे कुछ इश्यूज़ आ रहे हैं, डिफरेंट जगह बिजनेस में कोई इशू है, तो आप साइकेट्रिस्ट के पास जाएँ। भले उससे आप दवा ना लें, लेकिन बैठ के 15-20 मिनट, 25 मिनट, आधा घंटा आप उससे डिस्कस करें, ताकि आपको रास्ता कोई नया मिल जाए, आप उस रास्ते पे अमल करें और इस डिप्रेशन और एंजाइटी जैसी बीमारियों में ना जाएं, आप पहले ही बच जाएंगे। बहुत शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। व्यूअर्स, अॼु की गुफ्तगू असांजी ज़हनी बीमारियुनि जे हवाले सां हुई। ऐं ज़हनी बीमारियूं जीअं डॉक्टर साहब ॿुधायो त जहिड़े तरीक़े सां असांखे जिस्मानी बीमारियूं थियनि थियूं, अहिड़े ई तरीक़े सां ज़हनी बीमारियुनि जो वजूदु आहे, ऐं उहो जेको ज़हनी बीमारियूं आहिनि, जहिड़े तरीक़े सां जिस्मानी बीमारियुनि जो इलाजु थिए थो, अहिड़े तरीक़े सां ज़हनी बीमारियुनि जो इलाजु बिल्कुलु मौजूदु आहे। ऐं कॾहिं कॾहिं कुझु हिकिड़ी अधु गोरी सां, कॾहिं कॾहिं कुझु वधीक दवाउनि सां उन्हनि जो इलाजु बहितर तरीक़े सां थी सघे थो। ऐं जेकॾहिं ज़हनी बीमारियुनि में मुब्तला को अहिड़ो मरीज़ आहे ऐं उहो इलाजु कराए थो, त पोइ वरी पंहिंजी जेका लाइफ आहे, पंहिंजी जेका ज़िंदगी आहे, उन में वापसि अची सघे थो ऐं हिकिड़ो कारामद मुल्क जो शहरी थी सघे थो। प्रोग्राम जे हवाले सां तव्हांजी राय जो असांखे इंतज़ारु रहंदो। ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इजाज़त। अल्लाह भाई।